बड़ी कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी, जो आपका एक सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं सेकंड यूनिट में आपका सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले एक बीमारी दी है जिसको हम बोलते हैं एजमा। अस्थमा नहीं बोलेंगे, एजमा बोलेंगे। ठीक है, चाहे आप इसको एक बार गूगल पे प्रोनाउंस करके देख लेना। ठीक है, तो वहाँ पे एजमा ही बोलेंगे वो। तो इसको एक बार 2-3 बार बोलोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी एजमा बोलेंगे। तो अस्थमा नहीं, एजमा। तो देखो, इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली आपको इस तरह से दिखाती हूँ। देखो, आपको पता है आपने लंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, तो लंग्स वहाँ पे देखोगे तो आपने ट्रैकिया देखा, ट्रैकिया के बाद आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकिया आती है। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकिया, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है, ये सब आता है। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स आती हैं, देन आपका एल्वियोली आती है। ठीक है, एल्वियोली डक्ट, एल्वियोलीज आती है उसके बाद। ठीक है, अब सिंपली एल्वियोली का काम क्या होता है आपको पता है। ऑक्सीजन यहाँ से जो आपका ब्लड है उससे ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन देता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लेता है और वो आपको लंग्स से बाहर निकाल देता है कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल ये पता है आपको कहानी। अब देखो यहाँ पे अब हम बात करने वाले एजमा की। तो एजमा में सिंपल क्या होता है, देखो, एजमा आपकी बीमारी किसमें आ रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक बीमारी है। तो रेस्पिरेटरी में क्या होता है, सांस सांस की प्रॉब्लम आपको होगी यहाँ पे, सिंपल है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपका जो एजमा है वो कंडीशन बेसिकली आपका ट्रैकिया की होती है या ब्रोंकिया की होती है। ठीक है, तो ट्रैकिया ब्रोंकाई में आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जिस वजह से यहाँ पे एजमा हो जाता है। ठीक है, तो एजमा क्या है, यहाँ पे देखो एजमा में चाहे भी इसको ब्रोंकियल ले लो, ट्रैकिया ले लो, जो मर्जी आप। ठीक है, मेनली आपका रेस्पिरेटरी का एयरवे है। ठीक है, रेस्पिरेटरी का एक ट्रैक है। ठीक है, जहाँ से आपकी सांस आती जाती है। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या हुआ है, मैंने ये पार्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सपोज ले लिया है। ठीक है, तो थोड़ा कट करके दिखाया है। नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, नॉर्मल पर्सन का जो एयरवे होता है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन का एयरवे जो होता है बहुत एक्सपैंड रहता है। ठीक है, एक्सपैंड मतलब एक जो भी इसका ऑक्सीजन की जो अमाउंट का ऑक्सीजन जब लेता है पेशेंट, सॉरी जो पर्सन, जो नॉर्मल पर्सन है जो लेता है, तो उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर जाती है। ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उसका जो ऑक्सीजन का जो ये पाइप है, अब बोल सकते हैं टाइप ऑफ पाइप, तो यहाँ पे ये पूरा एक्सपैंड रहता है, मतलब खुला हुआ रहता है, जिससे ऑक्सीजन जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल पर्सन में भी क्या होता है, एक म्यूकस की आपको पता लेयर होती है। ठीक है, म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस के सेल होते हैं जो वहाँ पे म्यूकस सिक्रीट करते रहते हैं। अब म्यूकस का भी एक मेन रोल क्या होता है, जब म्यूकस आपके ट्रैकिंग के अंदर रिलीज होता है, ठीक है, सिक्रीट होता है, तो जब भी आप किसी दूर मिट्टी एरिया में जाते हो या आप घर पे देख लो जब झाड़ू वाड़ू लगाते हो तो वहाँ पे कचरा उड़ता है। ठीक है, कचरा नहीं, मतलब जैसे धूल मिट्टी उड़ती है, तो या कोई भी मतलब बैक्टीरिया हो गए, कुछ भी आप सांस ले रहे हो तो अंदर कुछ ना कुछ जा ही रहा है आपकी। तो वो अंदर आपकी बॉडी को बैक्टीरिया हो गया, डस्ट हो गई, तो अंदर जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी बॉडी में पूरा अंदर तक नहीं जाएगी। वो जो म्यूकस है, म्यूकस के अंदर फंस जाएगी वो। ठीक है, म्यूकस को ट्रैप कर लेगा। ठीक है, तो एयर डस्ट जो भी हो गया, पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स, जो भी मतलब बैक्टीरिया जो भी आपके लिए हार्मफुल है, वो बॉडी, हमारा जो म्यूकस है, जो म्यूकस लीक्स हो रहा है, तो वहीं पे वो ट्रैप कर लेगा म्यूकस। तो नॉर्मल पर्सन में आपका ये चलता है। ठीक है, और यहाँ पे मसल लेयर जो होती हैं वो मसल लेयर नॉर्मल, यहाँ पे मतलब कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ नहीं होता इसके अंदर, आराम से अच्छे से अपना फंक्शन शो करती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एजमा के पेशेंट की, अब आपको पता है एजमा का पेशेंट आपने मूवीज वगैरह में बहुत देखा होगा। एजमा के पेशेंट मतलब सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, तो नहीं। ठीक है, अगर वो सीढ़ी चढ़ेगा तो उसको मतलब पंप यूज करना पड़ जाता है। ठीक है, तो वो जो पंप होता है ना, मैं आपको इनहेलर वाला पंप जो होता है वो भी इसके बारे में आगे आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है उसकी भी। ठीक है, तो एजमा का पेशेंट ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ज़्यादा धूल मिट्टी में नहीं जा सकता। ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब बहुत कुछ होता है उसका सांस से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो एजमा का पेशेंट है ये। ठीक है, ये आपका नॉर्मल पर्सन है कोई, और ये एजमा के पेशेंट में क्या होता है, एजमा के पेशेंट में हमेशा ये चीज़ देखो, ये इसमें कितना मतलब जगह है ऑक्सीजन जाने की, और इस पर्सन में देखो ऑक्सीजन जाने की बिल्कुल कम जगह है, मतलब बहुत ही कम हो गई है, हाफ लगा लो उसका। ठीक है, बहुत कम जगह हो गई है। तो अब ऑक्सीजन क्या अच्छे से जा पाएगी, तो ऑक्सीजन वहां पे अच्छे से नहीं जा पाएगी। और एजमा के पेशेंट को तभी तो देखो यहाँ पे जब हम कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन वगैरह होती रहती है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें एजमा के पेशेंट में और ज्यादा प्रॉब्लम होगी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक होता है एजमा का अटैक आता है। ठीक है, यहाँ पे एजमा का अटैक लिखा हुआ है। तो एजमा के अटैक में क्या होता है, देखो एजमा के अटैक में सिंपल क्या होता है, देखो पहले ही एजमा का पेशेंट जो है, ठीक है, उसमें ये चीज कंडीशन हो रखी है, ये जो आपका एयरवे है वो बहुत कम मतलब जगह इसका नैरो हो गया है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो नैरो मतलब पतला हो गया है यहाँ पे। अब ये बहुत ज्यादा नैरो होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जा पा रही। अब मान लो एजमा के पेशेंट को भागना पड़ गया, मान लो उसके पीछे कोई डॉग वगैरह लग गया। अब एजमा के पेशेंट को जब भागना पड़ा तो ऑब्वियस सी बात है उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और सपोज करो उसके पास एक इनहेलर भी ना हो,
ठीक है, ये इनहेलर तो चलो 24 घंटे रखे गई अपने पॉकेट पे, लेकिन जब वो निकालता निकालता निकालने लग गया वो, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, उसने जब भागा, वो भागा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक उसके ऊपर स्ट्रेस लगा, ठीक है। जब वो भाग रहा था तो उसकी यहाँ पे एक मतलब जो ये पाइप, ये एयरवे है, उस पर स्ट्रेस चला गया, एक स्टिमुलाई मिली उसको कि और ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे शुरू हो जाएगी। जब और ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगा, और ज्यादा मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है सांस लेने में और प्रॉब्लम होगी। तो इससे क्या होगा, एकदम से एस्मा का अटैक आ सकता है, ठीक है। क्योंकि पहले ही वो ऑलरेडी इतना था। जब हम लोग सिंपल लोग भागते हैं, नॉर्मल लोग हम भागते हैं, तो हमें इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब हमें सांस चढ़ता है, ठीक है। लेकिन एस्मा का ऐसे अटैक तो नहीं आता ना हमें। तो एस्मा के पेशेंट में, क्योंकि उनका ये जो एयर वे है ये बहुत और नैरो जाता है, नैरो होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस बात है बंदा गिरेगा ही गिरेगा, अटैक आएगा ही आएगा। अब देखो, अटैक ऑक्सीजन ना आने की वजह से, जब आपके मतलब ब्रेन को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाएगी, तो यहाँ पे उसको अटैक आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल मैंने 3 स्टेप्स आपको बताए थे। पहले क्या होगा, देखो आपको मैंने बताया था कि एज्मा के पेशेंट जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। देखो एक चीज देखो, यहाँ पे ये आप देखो ट्रैक किया, इसमें ये छोटा क्यों हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नैरो क्यों हो गया, ठीक है। नैरो होने के काफी सारे रीजन होते हैं कि इन्फ्लेमेशन, पहला इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो गई या म्यूकस बढ़ गया वहां पे, ठीक है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा, इसका मतलब हम आगे जाके देखेंगे काफी ज्यादा इसकी कॉजेज रहेंगे कि किस वजह से यहाँ पे इसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है। वैसे इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है तभी तो नैरो हो गया ना जगह ये। तो पहले इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन होने के बाद अब जब ये एज्मा के पेशेंट में ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई, तो ये हाइपर सेंसिटिव हो जाता है स्टिमुलाई के लिए। अब देखो स्टिमुलाई आपको कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया एज्मा का पेशेंट अगर डस्ट में जा रहा है तो उसको और ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होगी वहां पे, ठीक है। सीढ़े चढ़ रहा है तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उसको एक स्टिमुलाई मिल रही है, तो यहाँ पे स्टिमुलाई लग रहा है। तो जब स्टिमुलाई लगता है ना, तो यहाँ पे तो एज्मा का अटैक आना भी एक चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा मतलब एक तरह से आप देखोगे आगे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। सेंसिटिव या हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस स्टिमुलाई के लिए, ठीक है। जब भी कोई बाहर से स्टिमुलाई आएगा तो और ज्यादा उसमें मतलब प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो 3 स्टेप्स जो प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे देखो 3 स्टेप प्रॉब्लम क्या होती है। पहले एज्मा के पेशेंट में एयरवे इन्फ्लेमेशन हो गई। अब एयरवे इन्फ्लेमेशन हो गई यानी एयरवे जो है आपका नैरो हो गया। अब नैरो हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया जो स्टिमुलाई, जब भी कोई स्टिमुलाई बाहर से आता है तो उसके लिए उसको हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एयरवे जो है हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस स्टिमुलाई होगा, ठीक है। और जो उसके बाद क्या होगा, जब ज्यादा मतलब वो रिस्पॉन्स करेगा तो ऑब्वियस बात है जहाँ पे मसल्स जो हैं, एयरवे की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे ब्रोंकियोस्पाज्म हम उसको बोलते हैं। स्पाज्म क्या होता है, स्पाज्म ऐसे मतलब बीच जाना, मतलब ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाना उसका, ठीक है। और डायलेट क्या होता है, ऐसे मतलब खुल जाना। अब देखो जब अब यहाँ पे जब आप ट्रीटमेंट पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे ब्रोंकियो डायलेटर दोगे, क्योंकि स्पाज्म तो हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियस बात है स्पाज्म तो हो रहा है, तो यहाँ पे इसको खोलना पड़ेगा हमें, इसको हमें रिलैक्स करना पड़ेगा ताकि और सांस अच्छे से प्रॉपरली तरीके से आ सके। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एयरवे इन्फ्लेमेशन। दूसरा क्या होता है, एयरवे हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तीसरा क्या होता है, मसल्स विद इन एयरवे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तभी तो प्रॉब्लम होगी, उसके बाद वही, ठीक है। सो आई होप ये जो मैंने आपको नीचे समझाया है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अब देखो डेफिनेशन जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आपको डेफिनेशन आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो एज्मा जो है, एज्मा इज अ क्रोनिक क्या होता है, किसी लॉन्ग मतलब आप बोल सकते हो लॉन्ग टर्म डिसीजेस, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिसीजेस होती है, यानी जो काफी टाइम तक चलेगी डिसीज आगे, ठीक है। तो उसको हम क्रोनिक बोल देते हैं। क्रोनिक है, ऑब्स्ट्रक्टिव है। ऑब्स्ट्रक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा अच्छे से प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखो नैरो क्या हो गया, वो जो ट्रैक है वो नैरो हो गया इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब इन्फ्लेमेशन की वजह से जब नैरो हो जाएगा तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी ही नहीं, उसके ऑक्सीजन बहुत कम जाएगी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कुछ एक तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, रुकावट किसी चीज में, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव। नेक्स्ट है रिवर्सिबल। अब देखो ये एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल क्यों बोला है, देखो यहाँ पे जो आपका ये एक बार स्टिमुलाई आया तो उसके बाद ये बाद में दोबारा रिलैक्स ही हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स होता है, लेकिन बाद में जब आप जो एजमा जो पेशेंट जो होता है वो क्या करता है, जब वो निबुलाइज या बोल सकते हो इनहेलर लेता है, इनहेलर को इनहेल करता है, तो यहाँ पे वो दोबारा से थोड़ा सा जो उसका ज्यादा कॉन्टैक्ट हो चुका था थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स हो जाता है वो, ठीक है। मतलब उसी कंडीशन में आ जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल है ये लंग डिसीजेस।
इन विच देयर द इन्फ्लेमेशन हो रही है यहाँ पे, ऑब्वियस बात है इन्फ्लेमेशन म्यूकस के बढ़ने की वजह से हो गई, या कोई भी प्रॉब्लम आप लगा लो, इन्फेक्शन हो गया, या मतलब कोई भी इन्फेक्शन, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन हो रही है सिंपल यहाँ पे। और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से नैरो हो रही है, ब्रोंकियल जो है आपका नैरो। ल्यूमेन क्या होता है, देखो ब्रोंकियल ल्यूमेन क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्रोंकियल है आपका, ठीक है, इसको मैंने कट करके आपको दिखाया, ठीक है। अब यहाँ से अंदर एक पाइप की तरह एक खोखला, ठीक है, अंदर पाइप की तरह है, इसके अंदर एक जगह जो बची हुई है ना, वो जहाँ से ऑक्सीजन जाएगी उसको हम ल्यूमिन बोल देते हैं, ठीक है। तो ल्यूमिन तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो ये ल्यूमिन है, ये जब नैरो जाता है और पतला हो जाता है, मतलब और अंदर जाने की कम जगह रह जाती है, तो उसको हम नैरोइंग बोल देते हैं। तो ये सिंपल नैरोइंग द ब्रोंकियल ल्यूमिन एंड हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाइज। अब ऑब्वियस बात है, मैंने आपको बताया कि कोई भी बाहर से डस्ट, कोई भी मतलब बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी स्टिमुलाई, किसी भी तरह की स्टिमुलाई जो है, उससे हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, यानी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करता है उसके लिए। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द व्हीजिंग। अब इसका अगर आपको पहचानना हो ना, तो वो क्या होता है, एक तरह से ना आवाज होती है, खर खर खरखराहट की आवाज होती है। आप देखोगे ना, एक जो एजमा का पेशेंट होता है उसकी एक साउंड होती है अलग सी, ठीक है। तो जब सांस लेते हैं ना, तो ऑब्वियस बात है सांस प्रॉपर तरीके से जा नहीं रही अंदर, तो सांस लेने में जब प्रॉब्लम होती है, जब आप भी खुद देखें, जब भी आपको भी कोई नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या कोई जुकाम सर्दी खांसी मतलब कुछ होता है, तो हल्की सी आवाज भी बिगड़ जाती है आपकी, ठीक है। तो लेकिन एजमा के पेशेंट में एक आवाज आती है खर खर की, कुछ आप मतलब आवाज में को अच्छे से मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, लेकिन एक आवाज आती है जिसको हम वीजिंग बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका डायस्पीनिया। डायस्पीनिया क्या होता है, आपको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, कफ हो रहा है, ठीक है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है, मतलब एक जो आपकी चेस्ट है ना, आपको लगेगा बहुत मतलब टाइटिंग सी फील होगी आपको, ठीक है, टाइटनेस सी फील होगी वहाँ पे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये डेफिनेशन है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट ना बचा उसके अंदर। अब सो नेक्स्ट हमारे पास है एजमा का टाइप, ठीक है। अब टाइप्स कितने कितने तरह की होती है एजमा। देखो एजमा जो है मेनली आपकी अ, अगर आप देखोगे इसमें जो आपका एलर्जिक है ना, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक होते हैं। बाकी नॉन एलर्जिक में भी आगे कुछ टाइप्स होती है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे, ठीक है। नॉन एलर्जिक में देखो, एलर्जिक क्या समझ आ रहा है, यानी किसी एलर्जिक की वजह से हो रहा है, एलर्जिक एजेंट की वजह से जो है आपको एलर्जी हो रही है। एलर्जी होने के बाद मतलब इन्फ्लेमेशन और बढ़ चुकी है, और इन्फ्लेमेशन बढ़ने के बाद म्यूकस बढ़ रहा है, तो नैरोइंग हो रही है, नैरो होने के बाद आपका रेस्पिरेटरी मतलब अच्छे से नहीं चल पा रहा हो, ठीक है। तो ये सब सिंपल होता है। लेकिन इसमें अब देखो, आपने पूरा फंडा तो पीछे पढ़ लिया वो सारा, ठीक है, कैसे कैसे मतलब स्टिमुलाई आएगा तो मतलब और कैसे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एलर्जिक में क्या होगा, एलर्जिक और यहाँ पे एक्सटेंसिव जो है, एक्सटेंसिव क्या शो कर रहा है, यानी बाहर से एक्स्ट्रा मतलब क्या आ रहा है, मतलब ये एक्स किससे रिप्रेजेंट करते हो, मतलब जो कोई चीज़ बाहर से आ रही है। तो बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है और आपको एलर्जी शो कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी, आपको देखना किसी पेशेंट को ना क्या होता है, कई बार लोगों को किसी जो मूंगफली होती है ना, मूंगफली पीनट्स से प्रॉब्लम होती है, पीनट से एलर्जी होती है, ठीक है। किसी को कोई फूड से एलर्जी होगी, किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होगी, किसी को मतलब डस्ट से एलर्जी है, ठीक है। बहुत सारी एलर्जी की कंडीशन आप देखे होंगे कि भी एलर्जी, इस चीज में कोई से एलर्जी है, मेरे को उससे एलर्जी है, ठीक है। तो ऐसे एलर्जी वाली, तो यहाँ पे एक एलर्जी कंडीशन की वजह से आपको एजमा की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें क्या होता है, देखो एक एजमा के पेशेंट, मैंने आपको बताया हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करता है, ठीक है। हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस यानी उसको ऑलरेडी नैरो है उसका, ठीक है, एयरवे, और अगर वो और यहाँ से जैसे पोलन ग्रेन हो गया, डस्ट हो गया, अगर वो उसके कंटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, तो उसको और प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सिंपल ये है। तो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू द इनहेलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एलर्जन सच एज, यहाँ पे देखो एक आता है पेट डेंडर्स क्या होते हैं, देखो आपने जो घर में पेट डॉग होते हैं, उनके स्किन पे बाल होते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। अब उनके बालों में से ना कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स झड़ते रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक मटेरियल आप बोल सकते हो, झड़ते रहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी डॉग के ऐसे मतलब कोई भी एनिमल के जिसके बाल हों या मतलब फर्स हों, ठीक है, और उसकी कंटेक्ट में अगर आप आते हो ना, तो आपने मतलब एक तरह से एजमा का पेशेंट तो आता है, तो ऑब्वियस बात है, तो वो उसकी कंटेक्ट में आते ही वो माइक्रो पार्टिकल्स वो उसकी ट्रैके में जाएंगे, ठीक है। तो उसको वहाँ पे इरिटेशन शो करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे और उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कुछ भी मतलब हाउस डस्ट हो गई, जो मान लो कोई झाड़ू लगा रहा है घर में, तो उससे मतलब उसको प्रॉब्लम होगी। पोलन जो हो गए, ठीक है, पोलन आपको पता है क्या होते हैं, पोलन ग्रेन प्लांट के अंदर, ठीक है, फ्लावर के अंदर जो होते हैं पोलन ग्रेन, वो फूड हो गया, कोई स्पेसिफिक फूड, पीनट्स हो गया, ठीक है, फीदर्स हो गए, मॉल्ट्स हो गए, तो ये कुछ मतलब काफी सारे ऐसे एक्सटर्नली एनवायरमेंट में जो पड़े रहते हैं, ठीक है,
उसकी वजह से हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास है नॉन एलर्जिक या नॉन ट्रॉपिक, हम इसको बोल देते हैं, सॉरी नॉन एट्रोपिक हम बोल देते हैं, इंट्रिंसिक एजिमा बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक क्या होता है, ये आपका मतलब किसी एनवायरमेंट से या एलर्जिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसमें सारा एलर्जी से रिलेटेड था, लेकिन नॉन एलर्जिक में क्या होता है, इरिटेंट टू द एयर नोट, एयर नोट रिलेटेड टू द एलर्जी, यानी जो आप ये आपने देखा ऊपर, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है ये सिंपल क्या है, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, या वेदर में चेंजिंग हो गई, ठीक है, या फ्यूम्स, हम घर में कोई भी फ्यूम्स उड़ जाती हैं, या मतलब कोई भी केमिकली मतलब फ्यूम उड़ रही है, ठीक है, स्मोक हो गया, ठीक है, रूम में डिओड्रेंट्स, यानी कोई भी मतलब तरह से डिओड्रेंट आप छिड़कते हो ना, सेंट वगैरह, ठीक है, परफ्यूम वगैरह, ठीक है, इस तरह के मतलब परफ्यूम से रिलेटेड या डिओड्रेंट, ठीक है। एक होता है RIT क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर किसी में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तो हो गया, ठीक है। कोई स्ट्रेस इमोशन, स्ट्रेस में आप फॉर एग्जांपल आपने एकदम से अपनी बॉडी को एक्सरसाइज कर दिया, ठीक है, या ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज करवा ली उससे, या मतलब कोई आप ज़्यादा भाग लिए, कुछ भी लगा लो, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस दे दे, इमोशनली हो गया, ठीक है। नसेड्स क्या होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होती है, जो इन्फ्लेमेटरी के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन आप जब आगे पढ़ोगे ना जाके, मतलब 6 सेमेस्टर में जब आप पढ़ोगे, तो आप फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे आप देखोगे एस्प्रिन भी जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है यहाँ पे, ठीक है। कुछ जो हम प्रिजर्वेटिव इतने मिक्स होते हैं, मतलब देखो हर चीज़ के प्रोडक्ट में, मतलब कोई भी प्रोडक्ट ले लो, प्रिजर्वेटिव होते ही होते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए प्रोडक्ट को, तो उससे भी पेशेंट को एलर्जिक हो सकती है। अब इसमें जो आपका नॉन एलर्जिक है, उसमें फर्दर कुछ आते हैं, और टाइप्स आते हैं, सब टाइप्स आप बोल सकते हो। तो पहला आपके पास है EIA क्या होता है, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, ठीक है। एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा सिंपल है, एक्सरसाइज अगर कोई पेशेंट एजमा का पेशेंट जो है अगर एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से एजमा हो रहा है उसको, ठीक है, ऑब्वियस बात है, एक्सरसाइज कैसे कर सकता है वो। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एजमा। ऑक्यूपेशनल एजमा में क्या होता है, देखो ऑक्यूपेशन क्या होता है, ऑब्वियस बात है, कोई काम हम पूछते हैं ना कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो वाला ऑक्यूपेशन की बात हो रही है यहाँ पे। मान लो कोई एजमा का पेशेंट है और उसको एजमा है, तो ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे कोई केमिकल्स का वजह से, मतलब फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, मैंने आपको बताया एस्पिरिन के वहाँ पे कोई ऐसे काम कर रहा है वो, ठीक है, तो एस्पिरिन मान लो उड़ रहा है, या मतलब एस्पिरिन के जो पार्टिकल्स है उसके वहाँ पे जा रहे हैं ट्रैके में, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है उसको होगी। कोई प्रिजर्वेटिव ऐसे, जब हम आपको पता है केमिकल्स में क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह मिक्स करते हैं, तो ऐसे कोई इंडस्ट्री में काम कर जहाँ प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल हो रहा है, प्रिजर्वेटिव हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, तो नॉर्मल जो पीपल है वो ऐसे ऑक्यूपेशन करती हैं, ठीक है। तो उसको किसी केमिकल की वजह से कोई ऑक्यूपेशनली, जैसे किसी को कोई झाड़ू मार रहा है फॉर एग्जांपल, रोड पे कोई झाड़ू मारने वाला है, ठीक है, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऑक्यूपेशनली हम बोल सकते हैं एजमा। नेक्स्ट है मिक्स एजमा। मिक्स एग्जामा में सॉरी एजमा में क्या होता है, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दोनों तरीके से हो सकता है इसमें, ठीक है, मिक्स एजमा में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दोनों तरीके से हो सकता है मिक्स एजमा में। नेक्स्ट है आपका कफ वेरिएंट एजमा। कफ वेरिएंट एजमा में क्या होता है, इसमें इतना कोई मतलब आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे इतने, आपको इसमें सिम्टम क्या दिखाई देगा, एक तरह से परसिस्टेंट ड्राई कफ, यानी आपको परसिस्टेंटली, ठीक है, एक ड्राई कफ आना शुरू होगी, ठीक है, उस पेशेंट को आती रहेगी, लेकिन उसमें कोई इतने प्रॉब्लम नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है नॉकटर्नल एजमा। नॉकटर्नल एजमा जो है आपका नाइट के टाइम पे जो होता है, ठीक है, यानी जो रात के टाइम पे एजमा होता है, ज़्यादातर रात में वो एजमा की प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम बोलते हैं नोचुरल एजमा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होती है कॉज और उसके रिस्क फैक्टर क्या है। देखो वैसे तो इसकी कॉज जो है बहुत मुश्किल है बताना, ठीक है, मतलब ऐसे तो मतलब सब परमानेंट नहीं है कि किस वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब बताए गए हैं कि इस इन वजह से हो सकता है, जैसे मैंने आपको ऑब्वियस बताया कोल्ड एयर हो गया, ठीक है, किसी एयर पोल्यूशन की वजह से हो गया, ठीक है, तो कुछ कुछ आप यहाँ बता सकते हो। तो यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर हैं, देखो एनवायरनमेंट में यहाँ पे कॉम्बिनेशन में बताएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट में मतलब है, ठीक है, और कुछ जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है आपका, ठीक है। तो पहला तो हमारे पास है एयरबोर्न एलर्जिक, तो एलर्जन ऑब्वियस बात है, कोई एलर्जन की वजह से आपको कोई आ रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोई पहले से कोई इन्फेक्शन है आपको, ठीक है, तो उस वजह से भी हो सकता है। या फिजिकल एक्टिविटी आप करने की वजह से एयर या कोल्ड एयर हो गया, ठीक है, एयर पोल्यूटेंट या इरिटेंट कोई आ गया, ठीक है। और सर्टेन मेडिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया एस्प्रिन हो गया, एस्प्रिन नसेड्स के अंदर आता है, ठीक है। और बीटा ब्लॉकर्स आएंगे जब आप पढ़ोगे ना आगे, बीटा ब्लॉकर्स बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, आप मेडिकल में जो मेडिसिन केमिस्ट्री उसमें आगे एक सब्जेक्ट है, तो आगे जाके पढ़ोगे आप इसको, ठीक है। तो ऐसे कोई मेडिकेशन से आपको क्या हो सकता है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, सॉरी एजमा, ठीक है, बार बार मेरे मुंह से वही चीज निकल रहा है।
तो नेक्स्ट है एजमा किस वजह से हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इमोशन मैंने आपको बताया, प्रिजर्वेटिव हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी यहाँ पे देखा गया है। नेक्स्ट आपके पास है फूड एलर्जी हो गया, लो बर्थ वेट हो गया, ठीक है। तो कुछ काफी सारे लिखे हैं यहाँ पे, एक्सट्रीम चेंज इन वेदर, ठीक है। तो एक बार इनको देख लेना, फैमिली हिस्ट्री हो गया, हे फीवर हो गया, तो एक बार इनको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एजमा। मेन तो यही है, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एजमा में क्या होता है, मैंने आपको पूरी कहानी पीछे बता दी है, अब आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, सिंपल बैठ के बस इसको सुनना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर कोई ट्रिगर आएगा, ठीक है। ट्रिगर क्या हो सकता है, कोई एलर्जेंट हो सकता है आपका, ठीक है, कोई इरिटेंट हो सकता है, या आपने कोई एक्सरसाइज कर ली, कोई इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये सारे ट्रिगर हैं। ट्रिगर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया ऊपर, डस्ट वस्ट जो भी सब चीजें हैं वो ट्रिगर है सारे। अब ये ट्रिगर आपकी बॉडी के अंदर आया, ठीक है। अब आपकी बॉडी ने क्या किया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये आपका है रिस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। कोई ट्रिगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डस्ट आ गई, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, और डस्ट इसके अंदर आ गई, आपके टर्की के अंदर सांस लिया आपने, सांस भरी, और ऊपर से जो आपका डस्ट पार्टिकल था यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सिंपल क्या करेगा, यहाँ पे जब डस्ट आया तो डस्ट एक ट्रिगर है, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रिगर है। अब जब ये ट्रिगर आता है तो सिंपल क्या होगा, मैंने बताया यहाँ पे आईजीई एक एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। आपने एंटीबॉडीज पढ़ी होंगी, आईजीई एक एंटीबॉडीज में से एक होती है, ठीक है। अब आईजीई एंटीबॉडीज जो है ये क्या करती है, यहाँ पे रिलीज होंगी, आपकी बॉडी में रिलीज होंगी, ठीक है। जब ये डस्ट पार्टिकल आपके मतलब बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो यहाँ पे ये आईजीई बॉडी जो है ये यहाँ पे मतलब रिलीज होंगे, आप बोल सकते हो, ठीक है। अब आपकी बॉडी में आईजी एंटीबॉडीज आ गई। अब ये आईजी एंटीबॉडीज क्या करती हैं, आपकी बॉडी में होता है, आपको पता है मास्ट सेल, आपने पढ़ा है मास्ट सेल, अगर नहीं पढ़ा ना अच्छे से तो पढ़ लेना इसको, ठीक है। मास्ट सेल होते हैं। अब मास्ट सेल के ऊपर ये आईजी एंटीबॉडीज आके लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडीज लग गई है जाके। अब क्या होगा, अब मास्ट सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, काफी सारे ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं मास्ट सेल के अंदर। आपको पता है मास्ट सेल के अंदर आपका हिस्टामिन भी होता है, हिस्टामिन आपका एलर्जी के लिए होता है, आपने हिस्टामिन के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, बायोलॉजी के अंदर बहुत सुना होगा आपने, ठीक है। एचपी आपने पढ़ी है तो पक्का वहां पे कहीं ना कहीं सुना होगा। तो हिस्टामिन होता है इसके अंदर, ठीक है। हिस्टामिन एलर्जी के लिए होता है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब काफी सारे एसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इन सब के बारे में आपने सुना होगा, ये इन्फ्लेमेशन यहाँ पे कोज कराएंगे, ठीक है। अब क्योंकि आईजीएन मतलब हो गया, अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ये करेंगे, इन्फ्लेमेशन यहाँ पे कोज कराएंगे, तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होगा, ये जो आपका ये एयरवे था ये नैरो हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका क्या हो गया, नैरो हो गया। नैरो हो गया तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन आप लोगे, जब सांस भरोगे तो सांस अच्छे से नहीं जा पाएगी और ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो जाएगी, ये चीज है। ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो गई आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आपकी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो यहाँ पे सिंपल मैंने वही चीज लिखी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। देखो यहाँ पे मैंने बताया कि कोई ट्रिगर आया, ट्रिगर ने जो आईजी एंटीबॉडीज थी वो उसको स्टिमुलेट कर दिया। आईजी एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करने के बाद आईजी ये एंटीबॉडीज जी जो थी वो आपके मास्ट सेल से जाकर बाइंड हो गई, ठीक है। और बाइंड होने के बाद यहाँ पे जो इसने रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर दिया। अब रिस्पॉन्स क्या दिखाया, रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, जो इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स क्या होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कोज करते हैं, सिंपल है। अब यहाँ पे जो मास्ट सेल है, एसिनोफिल्स हैं, आपको पता है एसिनोफिल्स आपके ब्लड, अगर आपने पढ़ा है बॉडी फ्लूइड्स पढ़े हैं तो अच्छे से, तो एसिनोफिल्स, माइक्रोफिल्स, ठीक है, माइक्रोफेजेस हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गए, ठीक है। ये सब यहाँ पे रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये सारे किसके कारण है, इन्फ्लेमेशन के, ठीक है। इन्फ्लेमेशन यहाँ पे कोज कराएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, देखो दो कंडीशन होती है, एक क्या होता है, एक अर्ली फेज रिस्पॉन्स होता है, एक होता है लेट फेज रिस्पॉन्स। अब अर्ली का मतलब क्या होता है, जल्दी, यानी जल्दी कितने मिनट में, 30 से 60 मिनट में रिस्पॉन्स आ सकता है। और लेट रिस्पॉन्स में क्या होगा, कम ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटे में रिस्पॉन्स आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं अर्ली में क्या होता है, लेट में क्या होता है। अब अर्ली फेज रिस्पॉन्स में क्या होगा, सिंपल, अर्ली फेज रिस्पॉन्स में यहाँ पे होगा, देखो दोनों में मतलब आखिरी में जो सिम्टम्स आएंगे दोनों के सेम सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। अब अर्ली इसमें क्या होगा, आपको ब्रोंकियोस्पाज्म होगा। ब्रोंकियोस्पाज्म यानी आपको ब्रोंकिया है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। आपको जो ब्रोंकिया है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, म्यूकस सिक्रीशन होगी। म्यूकस अगर सिक्रेट होगा तो वहाँ पे नैरो हो जाएगा पाइप,
ठीक है। जो आपका ब्रोंकियो है, ट्रैकिया जो आपको नैरो हो जाएगा, जिस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है वेस्कुलर लीकेज। वेस्कुलर लीकेज क्या होगा, यानी आपकी जो वेसल्स हैं उसकी लीकेज होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपकी ब्लड वेसल है ना, इसमें आपका ब्लड है, ब्लड घूम रहा है, व्हाइट ब्लड सेल वो कुछ है आपके अंदर, ठीक है, ये बाहर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यानी जो आपकी ये आपका वेसल है ये आपकी लीक कर जाएगी यहाँ पे, ठीक है। लीक करने के बाद जितना भी आपका फ्लूइड है वो आपका, ये देखो, वो आपको क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, वेसल से बाहर। तो यहाँ पे वेस्कुलर लीकेज। दूसरा है म्यूकोजा एडिमा। म्यूकोजल में एडिमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है लेट फेज रिस्पॉन्स। लेट फेज रिस्पॉन्स में क्या होगा, देखो यहाँ पे थोड़े से अलग अलग होगा। यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन विद इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इसिनोफिल्स जो होती हैं वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेट, मतलब एक तरह से ब्लड से बाहर आएंगी, जैसे हमने बताया ना, आपका जो वेस्कुलर लीकेज है उसी तरह से होगा, ठीक है। यानी आपकी ब्लड वेसल से बाहर आ जाएंगी। उसके बाद इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन होने के बाद ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। यानी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स शुरू होगा वहाँ पे, ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर एक क्या होगा, 1 से 2 दिन बाद आपको वहाँ पे उसी जगह पे, मतलब जगह पे नहीं, मतलब आपको क्या होगा, आपके ब्लड से मोनोफिल्स, सॉरी मोनोसाइट्स, और जो आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है, यानी बाहर आएंगे ब्लड से। आप इन दोनों की कंडीशन में, वैसे अगर आप इसको लर्न कर पाते हो ठीक है, कर लेना, एग्जाम के लिए बड़ा अच्छा, आप मतलब बहुत बना के लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एंड में क्या होता है, सेम मतलब सिम्टम्स आएंगे। देखो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, एयरवे ट्रैपिंग होगी, ठीक है। एयरवे ट्रैपिंग यानी ये ये सांस लेने में ट्रैप, मतलब ऑक्सीजन ट्रैप हो रही है, सांस अच्छे से नहीं जा पा रहा अच्छे से, ठीक है। वीजिंग होगी, यानी आपको एक आवाज आएगी, एक में होता है ना खर खर की आवाज आती है एक एजमा के पेशेंट में, ठीक है। वही ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, कफिंग होगी, चेस्ट टाइटनेस होगी, जो वो सारे सिम्टम मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो ये सारे सिम्टम्स यहाँ पे आएंगे, चाहे वो आपका एजमा लेट हो या आपका अर्ली हो, ठीक है। तो सारे सिम्टम्स यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। तो भाई एजमा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो एजमा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एजमा जो है कि आपका यहीं पे काम नहीं आने वाला। अगर आपने अभी यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हो सेकंड सेमेस्टर में, तो आगे जब आप जाओगे ना, तो आपको आगे कोई भी बीमारी आ गई, कोई भी दवाई अगर आप पढ़ोगे आगे, तो आप सारी मेडिसिन ही पढ़ने वाले हो, ठीक है। अभी मतलब 2-3 सेमेस्टर आप ऐसे मतलब सिंपल बेसिक पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप सिंपल करते जाओगे आगे, ठीक है। तो अभी तो देखो इसको पढ़ो अच्छे से, और कोई कमी शमी लगती है तो बताओ कमेंट में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।